शायद आप चूक गए हो, ये लड़की आपको जो जैकेट में दिख रही है ना, अच्छा आप उधर मुंह करके बैठे तो वो देख नहीं पाई आपको, और जैसे उसने आपको देखा, आप शायद फोटो में व्यस्त थे, वो ऐसे चौंकी है ना आपको ऐसा देख के, अरे यही तो है सक्सेस मंथ बताएंगे मुझे, यही तो है जो मेरा करियर बना देंगे, अरे ये लिटरली रिएक्शन उसी का था। आप अभी क्या कर रहे हो? आपसे ही पूछ रही हूँ। अरे आप ही, हाँ आप क्या कर रहे हो? आप जर्नलिज्म कर रहे हो? अच्छा चलिए हमारी फील्ड में आइए फिर, स्वागत है आपका। सर मैं देखिए, क्योंकि हमारे पास समय ही बहुत लिमिटेड हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि जितने कम से कम यहाँ बैठे हैं और जो हमें टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए हम ये सेशन ऐसा रखें जिसमें उनके मन की सारी शंकाएं मैं कोशिश करूंगी कि वो दूर करूं। इसलिए मैं सबसे पहले एक मंत्र जो लिख कर आई हूँ, ये मंत्र समझना चाहती हूँ। बताइए इसके पीछे क्या लॉजिक है? सक्सेस वर्सेस सेटिस्फेक्शन, इसकी असली लाइन कहाँ है सर? ये समझाइए सबसे पहले। अर्पिता, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, इस मंच का शुक्रिया, साहित्य आज तक का शुक्रिया, और आपने इस मुझे ये अवसर दिया कि मैं विद्यार्थियों से, ऑडियंस से बात कर सकूं। और देखिए ना, क्लीशे किस्म का प्रश्न है जब हम ये कहते हैं कि एक चीज़ है जिसे हम सफलता कहते हैं, और दूसरी चीज़ है जिसे हम सार्थकता या संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन कहते हैं, और इनके बीच में कोई निरंतर चल रहा द्वंद्व है। मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा क्लीशे जैसी चीज़ है। लगातार ऐसा कहने में हम लोग, ऐसा जब कोई व्यक्ति कहता है तो ज़्यादा गहराई भरा मान लिया जाता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा मान लिया जाता है। देखिए, ये सफलता एक चीज़ मानते हैं और इसकी कोई विरोधी चीज़ है सार्थकता या संतुष्टि। नॉट नेसेसरीली। कभी कभी आपकी संतुष्टि का रास्ता हो सकता है कि सफलता से भी जाता हो। जिसको कुछ काम जो नहीं कर रहा है वो संतुष्ट है तो वो ठीक है, या जो आईएएस पीसीएस यूपीएससी क्रैक करके एकदम बढ़िया आईएएस पीसीएस बन गया है सर, वो ठीक है? इसका सक्सेस है क्या? वो तो उत्तर पिछले दिनों एक छोटे से मंच पर मुझे बहुत शानदार तरीके से मिला कि अंततः हम तमाम क्यों चीजों के पीछे क्यों भागते हैं, सफलता का अंतिम मतलब क्या है। और उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया कि अंततः सफलता का मतलब है कि आपके पास कितनी ज्यादा मात्रा में आजादी है, अपने जीवन की आजादी, और कभी कभी अन्य लोगों के जीवन पर भी फैसले करने की आजादी। ये जो यूपीएससी या तमाम मीडिया या तमाम दूसरी जगहों पर ये जो हमें भागदौड़ दिखाई देती है, वो या तो अपनी जिंदगी के लिए कुछ आजादी हासिल करने की, मैं जो चाहूं वो कर सकूं, मुझे ये ना सोचना पड़े कि मेरी जेब में पैसा है कि नहीं, मेरे पास नौकरी है कि नहीं, या दूसरी जो बाधाएं होती हैं वो। और दूसरा, अगर संभव हो तो मैं दूसरों की जिंदगी को भी ऐसे ही प्रभावित कर सकूं। और ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं से निकली हुई नौकरियां होती हैं, एसडीएम बनना, डीएम बनना इत्यादि, ये कई बार ऐसा करने का अवसर देती हैं। आपकी कलम से निकले हुए एक हस्ताक्षर से हो सकता है कुछ और लोगों की जिंदगियां बदल रही हों, और करियर इत्यादि तो है ही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके बीच में हमें अनिवार्यतः किसी द्वंद्व को खोजना चाहिए। नहीं, द्वंद्व को नहीं खोज रहे। चलिए सर, मैं ये आसान समझना चाहती हूँ, क्योंकि सर ये बोला जाता है, आप या हो या ऐसे कोई भी, वो कहते हैं सुबह 5 बजे उठो, है ना, 3 स्किल सीख जाओ, है ना, क्या 10 किताबें पढ़ लो, एक रूटीन बना लो, सुबह 5 बजे उठ जाओ, फिर आप सक्सेस आओगे। सर ये सक्सेस का मंत्र है या सजा है? देखिए, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स, दुर्भाग्य से आपने भी मेरे परिचय में मोटिवेशनल गुरु लिखा हुआ है, और जबकि अगर आप इस किताब को देखें तो इस किताब के लिए तो मेरे संपादक ने बाकायदा नाम दिया था कि ये क्रिटिकल मोटिवेशन है, यानी मोटिवेशन को क्रिटिक करती है। जो मोटिवेशन का पूरा उद्योग चलता है, जो बताता है कि ये फॉर्मूला है। आप मानते हैं उद्योग है ये? एग्जैक्टली मतलब इसमें अगर किसी को जरा सा भी संदेह है कि मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री, मोटिवेशनल स्पीकर इंडस्ट्री, और कई मायनों में कोचिंग इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज अंततः क्या करने की कोशिश करती है? ये इन उद्योगों का काम है कि स्वप्न, आपके स्वप्न वे तय करें और फिर इन स्वप्नों तक पहुंचने का रास्ता बताने का दावा करें। अंततः यही पूरा का पूरा उद्योग चलता है, और ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल में आ गया, 15 साल में आ गया। हमेशा से स्वप्न जो है वो सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज रहे। किसी का सुंदर दिखने का स्वप्न है, किसी का सफलता पाने का स्वप्न है, किसी का आजादी पाने का स्वप्न है, किसी का ट्रेवल करने का स्वप्न है, और अलग अलग उद्योग यही बेचने की लगातार कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात भी नहीं है। लेकिन कोई कहे कि नहीं ये उद्योग ही नहीं है, तब तो आश्चर्यजनक है। सर अब आप जब ये कह रहे हैं ना, जब हम या बहुत सारे, अभी तो ये लोग बहुत हैं जो बनना चाह रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे जो बन गए हैं, बनने तक का सफर सब बता देते हैं, बनने के बाद का कोई नहीं बताता। सर मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि जब आप बन जाते हैं ना,
हमें क्या समझाया गया कि आप एक बहुत अच्छे पढ़ाई कीजिए, कुछ अच्छे पोजीशन पे हो जाएंगे, लोग आपको मानेंगे। लेकिन सर यहाँ पहुंचने के बाद आपको महसूस होता है, आपको बताते हैं ना, अब आपको जगना नहीं पड़ेगा, अभी जग लो, अब तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अभी कर लो, अब तुम जीवन जियोगे, एक समय तक स्ट्रगल कर लो। सर मैं मानती हूँ, मैं तो अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ सर। मुझे सुबह रिपोर्टिंग पे भेज दिया जाता है, मुझे अभी तो आपके पास पैसे हैं, आपके पास घूमने की आजादी नहीं है, छुट्टी नहीं है, तो जो बेचारे नौकरी पेशा हैं वो नौकरी करने के बाद सोच रहे हैं अरे यार वो सक्सेस था कहाँ, वो सुकून कहाँ है जिसको ढूंढने के लिए हमें हर स्टेज पे बताया गया, वो देखो सामने वही है सक्सेस, अरे उसके पीछे सक्सेस, ये क्यों सर? अर्पिता अभी तो आप रिलेटिवली नए तरीके से करियर शुरू कर रही हैं। आपके चीफ एडिटर जो हैं उनके जीवन में भी सुकून नहीं है, यकीन मानिए। तो सच्चाई ऐसे है जैसे अब जब आप 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहे थे तो आपसे कहा गया था बस 10वीं के बोर्ड तक पढ़ लो, उसके बाद जिंदगी आसान है। देखिए जिंदगी आसान कभी भी किसी मंजिल में नहीं है। अंत यात्रा का आनंद लेना नहीं चाहते, अगर आप यात्रा में सुकून महसूस नहीं करते तो कोई मंजिल आपको सुकून देने वाली नहीं। अगर आपको रिपोर्टिंग संतुष्टि नहीं दे रही है तो आपको संपादकत्व भी संतुष्टि नहीं देगा, तब आपको मिलने वाले पुरस्कार भी संतुष्टि नहीं देंगे। इसलिए प्लीज ट्राई एंड लर्न, एंजॉय द जर्नी, इवन द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। लबासना पहुंचने के बाद ऐसा, लबासना जो है वह एकेडमी है जहां पर सिविल सर्विसेज की में जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। लबासना पहुंचने के बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलता, लबासना फिर से एक नई यात्रा की शुरुआत ही है। तो अंततः चाहे आप 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हो या आप बस अगले साल रिटायर होने वाले हों, आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप इस जर्नी का, इस यात्रा का आनंद लेने को तैयार नहीं है, देन यू आर कंडेम्ड टू बी व्हीकल ऑफ समबडी एल्सेज सक्सेस। लेकिन विचेन जी आप अपना अनुभव बताइए, आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल भी हैं और आप संतुष्ट भी हैं? देखिए संतुष्टि तो फिर से वही परेशानी वाली बात है, लेकिन मैं एक शिक्षक हूं और मेरे लिए क्लास में जब मैं अपने विद्यार्थियों की आंखों को चमकते हुए देखता हूं, अभी जैसे वो लड़की की आंख मैंने चमकती हुई, वह जो चमक है वह मेरी उपलब्धि है। बाकी तालियां हो जाए भाई, तालियां। बाकी तमाम उपलब्धियां कि आप किस मंच पर बोल रहे हैं, आपको कितना पैसा मिल रहा है, इत्यादि इत्यादि, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब मीनिंगलेस हैं, उन सब का अपना महत्व होता है, वो सब अपनी भूमिका अदा करते हैं, लेकिन अंततः जो आनंद है वह बच्चों की आंखों में चमक, या फिर अगर आपने कभी गणित को पसंद किया है तो गणित में जब कोई प्रॉब्लम फंस जाती है और जैसे ही उसका सॉल्यूशन स्ट्राइक करता है तो वो जो आनंद आता है, मैं कई लोगों की आंखें अब देख पा रहा हूं इस चीज को मेंशन करने में, कि कोई क्वेश्चन फंसा और आपने 3 घंटे उसके लिए परेशान हुए, एक बार घूम भी आए, नहीं सॉल्व हुआ, लेकिन जैसे ही वो सॉल्व हुआ अचानक यू फील समथिंग, दैट समथिंग इज अचीवमेंट। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन द वर्ल्ड जो उससे तुलना कर सकता हो या उसे मैच कर सकता हो। बाकी सब चीजें आनुषंगिक चीजें हैं, जुड़ी हुई चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें, लेकिन अंततः यही वो आनंद है जो आपको आगे बढ़ने की या और मेहनत करते रहने की का बल देता है। सर आपने क्योंकि किताब का जिक्र किया, तो ये सर की किताब है लुक अराउंड। इसमें सर कहते हैं कि किताबें पढ़ने से ज्यादा जिंदगी को देखो, लेकिन सर सोशल मीडिया पर तो हर कोई देख रहा है, फिर वो सही देखना क्या है? थैंक यू मेंशन सोशल मीडिया। मैं इस बात को इस तरीके से पूछता हूं कि अर्पिता जरा सोच के देखिए कि विजेंद्र चौहान दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं, फिर आपको क्या जरूरत पड़ी होगी कि आप विजेंद्र चौहान को साहित्य आज तक के मंच पर बुलाएं। ये इसलिए बुलाया गया क्योंकि उन तमाम रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में आपने विजेंद्र चौहान को कैजुअल करते हुए देखा। आप समझ पा रहे हैं? ये जो रिपीटेशन है ये कहां से हो रहा है? कभी एल्गोरिथम्स ने ऐसा किया कि आपने विजेंद्र चौहान की रील को कुछ 2-4 सेकंड फालतू देख लिया, ठीक है ना, आप देख रहे थे और आपकी गलती, आपसे वो एक अपराध हुआ, गुनाह हुआ कि आपने उसे 5 सेकंड फालतू देख लिया। एल्गोरिथम्स ने पकड़ लिया कि अब इसको विजेंद्र चौहान की एक और रील दी जा सकती है, एक और शॉट दिया जा सकता है। दूसरी, तीसरी, 5वीं रील देखते न देखते सच्चाई यह है कि यू लॉस्ट योर एजेंसी टू डिसाइड व्हाट यू विल लाइक एंड व्हाट यू विल नॉट। तो एट द एंड ऑफ द डे एल्गोरिथम्स तय करने लगी हैं कि आपको क्या पसंद आएगा, आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या नहीं पढ़ेंगे, आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, यहां तक कि आप क्या सपने लेंगे, क्या सपने नहीं लेंगे, आप किसे वोट देंगे, किसे वोट नहीं देंगे, ये आपकी एल्गोरिथम्स तय कर रही हैं।
इन एल्गोरिथम्स ने ही आपको मतलब टीम को भी बाध्य किया कि अरे यार इसे भी बुला लो, इसको भी 4 लोग जानते हैं। तो अल्टीमेटली एल्गोरिथम्स आर डिसाइडिंग, एंड दैट्स व्हाई मैं बार बार कहता हूं, अपने सपनों को ओन कीजिए। किसी कोड को मत तय करने दीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। किसी कोड को मत तय करने दीजिए कि आप किसके साथ डेट करेंगे, या आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या देखेंगे, कौन सा चैनल देखेंगे। जब तक आप इस एजेंसी को ओन नहीं करेंगे, तब तक आप इन तमाम चीजों के चारा बने रहेंगे, एक तरह का फॉडर बने रहेंगे। एंड दैट इज व्हाट आई से कि इंडिपेंडेंस, आपको फ्रीडम होनी चाहिए कि आप तय कर सकें कि आप क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, क्या सपना लेंगे, क्या बनना चाहेंगे। वरना फिर सर शर्मा जी का बेटा तय करता रहेगा कि आप क्या बनेंगे। आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है सर कि रील जो आती हैं उसमें समाज को इतना परफेक्ट दिखाया है, लोगों को इतना परफेक्ट दिखा देता है। लोग जा रहे हैं तो उनकी हमारी चाय थोड़ी गिरी हुई आएगी, लेकिन उनकी एकदम परफेक्ट चाय आ रही है। अपनी चाय पसंद ही नहीं आ रही क्योंकि अरे उनके पास देखिए कितनी बढ़िया बेहतरीन चाय है। सर वो इतना परफेक्ट लाइफ देखते देखते क्या लोग डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं? ये जो कंपैरिजन एंजाइटी है, आप अपनी जिंदगी को उन रील्स की जिंदगी से तुलना करना शुरू करते हैं, और केवल वही नहीं कि जो दिखाई दे रहा है, उसके बैकग्राउंड में क्या दिखाई दे रहा है, आप उससे भी लगातार तुलना करते हैं और फिर एंजाइटी पालते हैं। यकीन कीजिए, मैं तो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का हिस्सा ही हूं। 2 मिलियन के करीब मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे भी टेक्निकली इन्फ्लुएंसर ही माना जाएगा। इन इन्फ्लुएंसर की जिंदगी भी उस जैसी नहीं होती जैसी उनकी जिंदगी इस रील पर दिखाई देती है। ट्रस्ट मी, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अपनी जिंदगी को किसी और जिंदगी के बैकग्राउंड से कंपेयर मत कीजिए, अन्यथा आप कभी भी यह मुकाम हासिल ही नहीं कर पाएंगे कि आप तय कर सकें कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर ये रील्स और एल्गोरिथम्स ही आपके लिए तय कर रहे होंगे और आप इसी एंजाइटी में लगातार दुखी हो रहे होंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो चाय है, चाय को अगर आप मेटाफर की तरह लें तो चाय आपकी प्याली की जो चाय है वो आपकी चाय है। दुनिया के किसी और इन्फ्लुएंसर की प्याली की चाय, उसकी तुलना आपकी चाय से नहीं की जा सकती। आपकी चुस्की और आपका जो जायका है वो केवल आप ही को मिल सकता है। अगर आप उसकी चाय पाने की कोशिश करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जो लोग थोड़ा बहुत प्रोडक्ट फोटोग्राफी जानते हैं वो जानते हैं कि अक्सर जो चाय की प्याली की फोटो ली जाती है उसमें चाय होती ही नहीं है, वो दरअसल कुछ दूसरे पदार्थों को चाय जैसा दिखाने की कोशिश की जाती है। सर क्योंकि क्या है ना कि सोशल मीडिया, मेरा अपना मानना है कि ये बहुत अच्छा जरिया था, हो सकता था। आज मान लीजिए किसी की कोई दिक्कत है, वो अपनी दिक्कत अगर सामने रख रहा है तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन अगर आप किसी एक तस्वीर का मजाक उड़ाने के लिए, आप उसमें ट्रोल करने की जो आर्मी है वो लंबी चौड़ी आर्मी बनने लगती है और हम भी जाने अनजाने शायद उसका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो वाकई मदद चाह रहा है, ब्लड चाह रहा है, आप उसके लिए कभी ट्वीट नहीं करेंगे। सर यानी समाज हमारा क्या बदल गया है क्या? जो पहले कनेक्टिविटी थी, चारपाई में बैठकर 4 लोग, भाई तेरा घर सही है, कुछ जरूरत हो तो बताना, उस दौर से जब सोशल मीडिया तक हम पहुंचे हैं, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं क्या सर? वेल अर्पिता, फिर से एक थोड़ा सा क्लीशे जैसी बातचीत है। दुर्भाग्य से मैं उस पीढ़ी से अपने आप को नहीं मानता कि मुझे लगे कि जेन जी की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको हम केवल यही कहें कि बुरा ही है। सच्चाई यह है कि दुनिया भर में देखा, हम लोगों ने बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, हम लोगों ने जैस्मिन रेवोल्यूशन में भी देखा कि ऐसा नहीं है कि ये बच्चे पॉल्यूशन से लेकर और वायलेंस तक सबके खिलाफ इनमें भी एक तरह का आक्रोश आता है, विद्रोह आता है। तो सोशल मीडिया अनिवार्यतः कोई आपकी संवेदनाओं को मार देता हो ऐसा नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि सोशल मीडिया की दिक्कत है कि जब आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आप में एक किस्म की नंबनेस आती है, फिर आपको झकझोर लेने के लिए बहुत सारी दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है, और दूसरी बात कई बार आप उसमें आनंद लेने लगते हैं। एंड दैट इज समथिंग आई वांट, एक इंस्टेंस से आपको समझ में आएगा। पिछले दिनों हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड्स हुई मानसून के समय में, और लैंडस्लाइड, अगर आप मीडिया के विद्यार्थी हैं आप समझ सकती हैं कि लैंडस्लाइड एक सेटिस्फाइंग विजुअल है। वो गिरा और गिरता हुआ नीचे आया, ये विजुअल में एक्शन है। इस वजह से लोगों को उसे कंज्यूम करने में, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आनंद मिलता है, ठीक वैसे जैसे चॉपिंग को देखने में मिलता है। ये सेटिस्फाइंग वीडियो है। अब हो ये रहा था कि हिमाचल से और उत्तराखंड से ये वीडियो आ रहे थे कि देखो यहां लैंडस्लाइड हो गया, यहां बाढ़ आ गई, ये कार बह रही है, लोग उसे देख भी रहे थे। लेकिन मजेदार बात है कि डीप इनसाइड दे वर एंजॉयिंग इट। ट्रस्ट मी, दिस व्हाट इज हैपनिंग, रादर देन द सेंसिटिविटी दैट शुड कम, कि आप में संवेदना जागे, आप में कष्ट जागे। ऐसा नहीं कि आप खुल के कह रहे थे कि मुझे मजा आ रहा है,
लेकिन आप उसके कंजप्शन पैटर्न को देख पा रहे थे, आपकी आईबॉल ट्रैकिंग बता रही थी कि आप उसमें आनंद ले रहे थे। दूसरे की पीड़ा में, दूसरे के कष्ट में आनंद लेने की स्थिति अगर सोशल मीडिया हमारी बना रहा है, तो हम थोड़ा लेसर ह्यूमन बन रहे हैं, हम थोड़ा कम मानवीय बन रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें फिर से वही सचेत रहना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर सेंसिटिविटी को लेकर एक नंबनेस आ जाए, एक तरह की शिथिलता आ जाए, सर, वो हम भी तो- दूसरे के कष्ट में आनंद लेने सर लगे। ये भी तो मुझे लगता है कि एक वक्त के बाद, एक समय के बाद, क्योंकि हम कहते हैं ना अपने बच्चे को आप जो दिखाओगे वो वैसा ही सीखेगा। मेरा मानना है कि युवा वो उस समय उस स्थिति में, मानसिक स्थिति में नहीं है कि वो समझ पाए क्या सही है क्या गलत। वो कोई चीज देखता है उससे प्रभावित हो जाता है। तो आपको लगता है कि इसमें भी इस तरह के वो होने चाहिए, क्योंकि आप और मैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमें महसूस हो रहा है हम और अच्छा फर्क करना सीख रहे हैं, ये गलत है ये सही है, इसको ऐसे होना चाहिए, हमारा ओपिनियन क्रिएट हो रहा है। बट युवा तो सीख रहा है ना कई बार। तो क्या अब आप जेंजी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सरकारें गिरा रही हैं, लेकिन उसमें भी कहा जाता है कि जेंजी किस तरह आंदोलन कर रहे हैं उसको भी लेकर बहुत सारे सवाल हैं सर। ऐसा नहीं है कि वो बगावत में उतर रहा है। अब AQI को लेकर दिल्ली की आप स्थिति देख लीजिए, कितने आपको यूथ सड़क पे नजर आए, कोई नहीं नजर आया। बेचारे यहाँ जो आए थे N95 उनको भी बाकायदा लगाया हो, इंडिया कोई गेट से नजर पकड़ कर नहीं आया। ले जाया गया था। बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वेल एनीवे, देखिए, आपका कहना एक मायने में मीनिंगफुल है कि क्या उसे दिशा देने की जरूरत है, और दूसरा क्या ऐसा तो नहीं कि नमनेस हम लोग इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, अंततः एक शिक्षक हूं मैं, और शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूं कि विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना, इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये राज्य का दायित्व है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक विवेक पैदा हो, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो। जैसे ही आप में क्रिटिकल थिंकिंग आती है, आप सवाल करना शुरू करते हैं। यहां तक कि वह चीज जब आप लैंडस्लाइड देख रहे हैं, हो सकता है कि डीप इनसाइड आप उसका कुछ आनंद भी ले रहे हो, लेकिन जब आप ये सवाल पूछते हैं कि आखिर लद्दाख में, आखिर हिमाचल में, आखिर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड क्यों हो रही है, तो फिर आप उस डेवलपमेंट पे सवाल उठाते हैं ना, उस विकास पे सवाल उठाते हैं, जिस विकास के नाम पे जो चीज परोसी गई है। और ये क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर ये संवेदनशीलता भी पैदा करती है और आपको पूरा मनुष्य भी बनाती है। द मोमेंट आप क्रिटिकल थिंकिंग को छोड़ देते हैं, आलोचनात्मक विवेक को रख दिया अपने साइड में, और केवल इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इस समय इस रील से आनंद मिल गया और अगली रील कुछ और, उससे आनंद मिलने लगा, देन यू कीप स्वाइपिंग। और ये जो स्वाइप से मिलने वाले आनंद है, ये अंततः आपको कमतर मनुष्य बना डालेंगे अगर आप इससे लेकर सचेत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसे छोड़ दीजिए, वो हम उस पड़ाव से बाहर आ गए हैं जब हम ये कह सके कि इसे छोड़ दीजिए, लेकिन निश्चित तौर पर हमें क्रिटिकल थिंकिंग तो रखनी पड़ेगी। हर चीज पर सवाल उठाइए, इतना सवाल उठाइए कि अंततः आप अपने आप पर सवाल उठाने लगे। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो यकीन कीजिए कि हम लोग बेहतर मनुष्य और बेहतर समाज बन पाएंगे। आप जब ये कह रहे हैं कि रील बढ़ाते जाते हैं, देखते जाते हैं, सर आपको ऐसा लगता है कि इनकी वजह से लोगों के अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो खत्म होती जा रही है? क्योंकि कहते हैं ना जीवन को जीना है काटना नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग जो रील ऐसे से कर रहे होते हैं ना, और आपको पता नहीं, अरे 2 बज गए, सोना भी तो था, आपको अचानक से याद आता है, तो इसका मतलब आप जीवन काट रहे हैं। तो आपको लगता है लोग जीना कैसे है वो भूल जाते हैं? देखिए, ये शायद एकदम सही बात है कि अगर आप अपने लेजर की, अपने खाली वक्त की गुणवत्ता की इज्जत नहीं करेंगे, तो आपके अंदर कुछ नया रचने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। आप यकीन कीजिए, जिन लोगों ने अच्छी किताबें लिखी, जिन लोगों ने अच्छी रचनाएं बनाई, उन लोगों ने लगातार अपने खाली वक्त की इज्जत की, क्योंकि वो वक्त खाली नहीं था। मैं तो बार बार कहता हूं, अगर आप लगातार एक्साइटमेंट के पीछे भागेंगे, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागेंगे, रूटीन की इज्जत नहीं करेंगे, जिन्हें बोरिंग चीज कहा जाता है उसकी इज्जत नहीं करेंगे, खाली होने की इज्जत नहीं करेंगे, तब आप में क्रिएटिविटी की गुंजाइश कम हो जाएगी। आप एक कूड़ेदान हो जाएंगे जो लगातार कंज्यूम करता है। अगर वह लगातार कूड़ा कंज्यूम कर रहा है तो अंततः किसी ढलाव पर जाकर कूड़ा ही उगलने वाला है, कुछ नया नहीं रचने वाला है। बेसिक सी बात है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अपने खाली वक्त की इज्जत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, अटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी यू हैव। आप अपनी अटेंशन किसे दे रहे हैं? आप अपनी अटेंशन विजेंद्र चौहान को दे रहे हैं, किसी क्रिंज क्रिएटर को दे रहे हैं, आप रील्स को दे रहे हैं, लॉन्ग फॉर्मेट को दे रहे हैं, आप कॉन्शियसली तय कीजिए। अगर आप अपनी अटेंशन मुफ्त में दिए जा रहे हैं, आप अपनी अटेंशन बिना सोचे समझे दिए जा रहे हैं। नहीं सर, दिक्कत ये है कि ये इनको पता ही नहीं है कि हमारा खाली समय क्या है, क्योंकि लूडो खेलना भी इनका एक काम है, पबजी खेलना भी इनका काम है
है ना, इनको लगता है ये भी तो, अरे पूरे दिन में एक गेम नहीं खेला, तो वो सर काम में ले लिया मैं उनको। एक ये आसान सा तरीका इसका बताता हूँ। मैं अपनी क्लास में ये करता हूँ। कितने जब हमारा मुस्कुरा रहे हैं, सेमेस्टर सारे शुरू PUBG होता वाले है, लग रहे हैं मुझे। जब हमारा सेमेस्टर शुरू होता है तो मैं अपने बैच से ये कहता हूं कि मेरा जब बैच सेमेस्टर खत्म होगा, विच इज अराउंड 3 months, तब तक आप मुझे 3, और मैं बहुत ज्यादा नहीं मांग करता हूं, पूरी क्लास से कुल मिलाकर 3 अच्छे सवाल दे दीजिए। जवाब भी नहीं मांग रहा, 3 गुड क्वेश्चंस। इफ यू आर एबल टू गिव मी 3 गुड क्वेश्चंस, मैं मान लूंगा कि मैंने बेहतर पढ़ाया है। ठीक उसी तरीके से रात को सोने से पहले आपने पूरा दिन जो कंज्यूम करना था किया, आपने पढ़ाई करनी थी पढ़ाई की, घूमना था घूमे, सोशल मीडिया करना था सोशल मीडिया किया। बस रात को सोते समय सोचिए कि क्या 3 सवाल आपके मन में आज दिन भर में पैदा हुए, और बस इन 3 सवालों को एक एक पंक्ति में लिख डालिए। फिर 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपके पास 21 सवाल होंगे। ये 21 सवाल आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी हैं, बशर्ते आप ईमानदारी से वो सवाल पैदा कर रहे हैं। और अगर आप केवल कंज्यूम कर रहे हैं तो यकीन कीजिए सारी दुनिया तैयार है कि आपकी अटेंशन मिले और उसे फिर एडवर्टाइजर्स को बेचे। बेसिक सी थ्योरी है, तब तमाम मीडिया इसी पे काम करता है कि अटेंशन ग्रैब करनी है और उसको एडवर्टाइजर को बेच देना है। देन यू बिकम अ प्रोडक्ट देयर, यू आर बीइंग कंज्यूम्ड, यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग, यू आर बीइंग कंज्यूम्ड। अच्छा सर, जब आप हम सक्सेस पे भी बात कर रहे हैं और आपकी किताब पर अगर मैं बात करूं लुक अराउंड में, जिसमें आप ये कहते हैं कि सक्सेस बाहर नहीं अंदर है। सर दुनिया वाले इतना सिखा देते हैं, जॉब, पैसा, स्टेटस, इन्हीं चक्रव्यूह में हम इतना घिर जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर करना कैसे है, चक्र ही नहीं तोड़ पा रहे हैं। उसका भी कोई आपने मंत्र सीखा है, बता सकते हैं? पहला मंत्र तो ये है कि जो लोग मंत्र देते हैं अपने आप को उनसे बचाइए। मंत्र और तंत्र दोनों? तंत्र वालों से तो खैर मतलब एक बेसिक नियम है कि छोड़िए, आप तंत्र पे कुछ बोल देने पे हो सकता है कह दे कि राष्ट्रद्रोह हो गया लेकिन उसे छोड़ देते हैं। पर बेसिक सी बात है कि अगर आपको कोई प्लेट पर रखकर शॉर्टकट बताकर सक्सेस दे रहा है तो सक्सेसफुल वो होने वाला है, आप नहीं होने वाले। आप उस सक्सेस का केवल एक फीड हैं, एक चारा हैं और कुछ नहीं है। बेसिक बात, आप कोई किसी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। आपको रूटीन चीजें, दोहराने वाली चीजें, बोरिंग कही जाने वाली चीजें एंजॉय करना आना चाहिए। सोच के देखिए ना, बार बार कहा जाता है फॉलो योर पैशन। मान लीजिए आपका बहुत खूबसूरत कोई सपना है, सारी जिंदगी आप एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर भी बन गए। एक्साइटमेंट वाला फेज कितना होगा? एक मैच ना, जब आप एक मैच खेल रहे हैं तब आपके अंदर एक्साइटमेंट है, और बाकी समय आप क्या कर रहे होंगे? आप ग्राउंड पे फिटनेस के लिए राउंड लगा रहे होंगे, डाइट का ध्यान रख, सारी रूटीन चीजें कर रहे होंगे। अंततः ये रूटीन चीजें ही सफलता का आधार बनती हैं। आप रूटीन चीजों से नफरत करेंगे, बोरिंग चीजों से नफरत करेंगे, फिर अचानक कहेंगे कि आपको जिंदगी में एक्साइटमेंट मिलेगी, तो ना एक्साइटमेंट मिलेगी और ये वाली बोरियत तो आपकी जिंदगी में रहेगी। ट्राई एंड एंजॉय द थिंग्स पीपल कंसिडर बोरिंग, पीपल कंसिडर रूटीन, पीपल कंसिडर मुंडेन, बिकॉज द फैक्ट इज असल पैसा, असल आनंद, असल सफलता इन्हीं रास्तों से होकर पहुंचती है और कोई तरीका नहीं। सर आप कहते हैं कि पैशन फॉलो करो, 90% पैशन फॉलो करने वालों के पेट नहीं भरते सर, तो वो पैशन और जो रियलिटी है उसके बीच का बैलेंस कैसे बनाए? नहीं अर्पिता, अगर आप ध्यान से सुने तो मैंने ठीक विपरीत कहा। पैशन फॉलो करो वाला जो वाली दुनिया है उससे बचिए, ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पैशन, absolutely need to have this passion, but need to understand that the path to success of this passion itself, ये रास्ता भी जाएगा ऊब भरी कही जाने वाली चीजों से ही, बोरियत कही जाने वाली चीजों से ही। आप उन चीजों से नफरत करके किसी आनंद तक नहीं पहुंच सकते। आपने एकदम अलग बात बता दी। लोग कहते हैं आप हर उस काम में आपको आनंद आएगा अगर वो काम आपकी पसंद का है। एग्जैक्टली लेकिन अगर आप रास्ते की उपेक्षा करें और आप कहें कि आपको एक्साइटमेंट केवल इस बात पर मिलेगा कि जिस समय बॉलर ने गेंद मारी तब आप बैट कितने अच्छे से चला रहे हैं, वहां तक पहुंचने के रास्ते लगातार दोहराव से भरे हुए हैं, रिपीटेशन से भरे हुए हैं। आपको लगातार नेट्स पे जाकर लगातार प्रैक्टिस करनी है। मैं एक मेटाफर में इस्तेमाल कर रहा हूं, हर चीज पे लागू होता है, यूपीएससी पे और ज्यादा लागू होता है। एक दिन आप जाएंगे लवासना पहुंचेंगे, आपका पीडीएफ में नाम आएगा, लेकिन बाकी समय पूरे 2 साल आप क्या कर रहे होंगे? रोज सुबह से लेकर शाम तक तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और बोरिंग चीजें होंगी, लगातार ऊपरी चीजें होंगी। बनाए हुए नोट्स को दोबारा पढ़ रहे हो, तिबारा पढ़ रहे हो, चौथी बार पढ़ रहे हो। एंड देन प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज एब्सोल्यूट, देयर कैन नॉट बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। कभी हो ही नहीं सकता।
जो कहता है कि नहीं मेरे पास आओ, मेरे पास 3 चीज का सूत्र है, 5 चीज का सूत्र है, ये कर लोगे तो सफल हो जाओगे, ऐसे में सफल वही व्यक्ति होता है जो आपको ये बता रहा है। क्योंकि अंततः समझिए, आईएएस बनने से ज्यादा ल्यूक्रेटिव चीज आईएएस बनाना है, डॉक्टर बनने से ज्यादा ल्यूक्रेटिव चीज डॉक्टर बनाना है, सीए बनने से ज्यादा ल्यूक्रेटिव चीज मजे वो व्यक्ति ले रहा है जो सीए बना रहा है। देयरफॉर वो लोग तो चाहेंगे कि आप यकीन करें। सर मैं आप, क्योंकि ये जो मॉक इंटरव्यूज आप लेते हैं, बहुत सारे आपके रील्स वायरल होते हैं। एक लड़की, मान लीजिए मैंने करियर नहीं शुरू किया और मैं आपके पास आकर ये बोल रही हूँ क्योंकि आपने ये बता दिया कि जो आपको सक्सेस का मंत्र दे रहा है थाली में परोस के, सक्सेस उसको मिल रही है। मैंने ये सुन लिया। अब मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि फिर अब मुझे करना क्या है, मेरा पहला स्टेप होना क्या चाहिए। क्योंकि कई बार सर ऐसा होता है कि आप उम्र में जब तक ये समझते हो कि आपको करना क्या है, आपकी काफी उम्र निकल जाती, फिर घर वाले शायद शादी करा देते हैं। देखिए, शादी करने से लेकर और करियर बनाने तक पहली शर्त यह है कि फैसला आपका होना चाहिए। अगर पिताजी शादी कर रहे हैं तो फिर वो पिताजी करियर बनाने वाला तरीका है। आई डोंट वांट टू फॉलो दैट। जहां तक आपका ये तरीका है कि शुरुआत कहां से करें, देखिए बेसिक सी चीज है और इस सिद्धांत को ढंग से समझिएगा, चाहे वो बड़े बड़े बोर्ड आपको कुछ भी बताते हो। मैं पिछले 22-23 सालों से उन लोगों से मिल रहा हूं जिन लोगों ने सिविल सर्विसेज मेंस की परीक्षा पास की और वो बाद में इंटरव्यू देने पहुंचे, इसका मतलब सफल लोग थे। और उसके आधार पर कह रहा हूं, आपकी सफलता या आपका सफल न होना यह केवल आपकी मेहनत, आपकी कमिटमेंट, आपकी लगन पर निर्भर नहीं करता। आई होप बिल्कुल क्लियर सुनाई दिया। सब लोग बार बार कहते हैं कि ये केवल इन चीजों पर डिपेंड कर, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जिसमें आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी कमिटमेंट माइनर वेरिएबल्स हैं, छोटे चर हैं, छोटे वेरिएबल हैं। मेन वेरिएबल जो है वो ये है कि आपके प्रिविलेजेस क्या हैं और आपके डेप्रिवेशंस क्या हैं। इसलिए शुरुआत होगी अपने प्रिविलेजेस को पहचानने से। आप लड़के हैं कि लड़की, आपका जेंडर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी रीजनैलिटी क्या है, आप कौन से स्कूल से पढ़े, कौन से कॉलेज से पढ़े, आपको हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, ऑल दीज थिंग्स विल डिटरमाइन कि आपके प्रिविलेजेस क्या हैं और डेप्रिवेशंस क्या हैं। अपने प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशंस को पहचानना पहला कदम है। उसके बाद अपने प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड करना, अतिक्रमण करना, और अपने डेप्रिवेशंस को ओवरकम करना, उनसे पार जाना, यही सफलता का एकमात्र रास्ता है। बाकी सब कुंजी हैं, गाइड हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, जिन्हें खाकर, जिन्हें पीकर आप केवल कंज्यूमर बनते हैं। सर उनको समझ में भी तो नहीं आ रहा, उनको ये समझ ही नहीं आता कि हम क्या हमारे अंदर है। वो ऐसी सी, अब आप कह रहे हैं ना, वो माँ बापों की तरफ से सवाल है, क्योंकि बच्चा कहता है कि मुझे शेफ बनना है, 2 महीने के बाद आके बोलता है मुझे रैपर बनना है। उन्हें खुद ही नहीं पता उन्हें बनना क्या। आप कह रहे हैं खुद को पहचानो, वो कैसे पहचाने, ये लंबी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई है। ये मैं खैर मानना पड़ेगा कि ये लड़ाई आसान तो हो नहीं सकती। कई लोगों को जानने में पूरी जिंदगी लगती है, कई लोगों को रिटायरमेंट के बाद लगता है कि जो मेरा पैशन था वो मैं रिटायर होने के बाद शुरू करूंगा। तो इट हैपेंस, बट द फैक्ट इज कोई भी रास्ता अंततः खुद को जानने से शुरू होगा। और खुद को जानने में मैं एक्सटर्नल चीजें कह रहा हूं, अंदर की बात नहीं कह रहा हूं। आपके डेप्रिवेशंस क्या है आपको पता है ना, आप गरीब हैं कि अमीर हैं, आप दिल्ली में रहते हैं कि पटना में रहते हैं, तो पता है आपको। तो अपने डेप्रिवेशंस को पहचानिए और अपने प्रिविलेजेस को पहचानिए और उनके लिए डिनायल से बाहर आइए। ये मत कहिए मेरा कोई प्रिविलेज नहीं है, मैं ऊंची जाति से आता हूं लेकिन मेरा कोई प्रिविलेज नहीं है। आप ऊंची जाति से आते हैं, एक प्रिविलेज है। आप पुरुष हैं, ये एक प्रिविलेज है। आप एक बहुसंख्यक समुदाय से आते हैं, एक प्रिविलेज है, इसमें कोई शक नहीं। अपने प्रिविलेजेस को पहचानिए और अपने डेप्रिवेशंस को पहचानिए। अपने प्रिविलेजेस से पार जाने का रास्ता खोजिए और अपने डेप्रिवेशंस को से ओवरकम करने का रास्ता खोजिए। रास्ता सिर्फ यही है, बाकी सब जैसे मैंने कहा उद्योग है। मेरी किताब जो है वो अनबाउंड स्क्रिप्ट के स्टॉल पर है, अगर आपको वही खरीदनी है तो प्लीज पहुंच जाइए। अच्छा, एक तरफ आप ये कह रहे हैं रास्ता खोजिए और दूसरी तरफ वो भी उसी तंज को ला रहा हूं। बिल्कुल, और ये भी है कि वो रास्ते का ही आनंद है, मंजिल का आनंद भी नहीं। बहुत बहुत एक बार थैंक यू और शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तालियां हो जाए एक बार इतने बढ़िया सेशन के लिए। मैं उम्मीद करती हूं कि बहुत सारे डाउट्स जो आपके होंगे मन में वो यहां जरूर सुलझे होंगे। कोशिश मेरी यही थी। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच।